तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का नागपुरी माइनर है, ठीक है, आप लोगों का माइनर में नागपुरी विषय पढ़ना है, उसका जो पार्ट 2 वीडियो है उसका लेकर आ गए हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 इसको अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसका भी ला दीजिए। तो मैं यहाँ पर हर एक बच्चा कमेंट पढ़ता हूँ, और जो आप लोग कमेंट में बताते हैं जिस सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए, मैं उसी का भी यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ। तो यदि आप लोगों का किसी अन्य सब्जेक्ट में माइनर है, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी है, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स, आप लोगों को जो भी है आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं हर एक बच्चा का नंबर कमेंट पढ़ता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जितना भी पीडीएफ है, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, मैं सभी को फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। काफ़ी यहाँ पर भाई लोग पूछ रहे थे क्या पैसा भी लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि पैसा मैं 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे, बस आप लोगों को फ्री में सब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा विषय में चाहिए आप लोगों को, किस विषय का आप लोग तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब सिलेबस देख लिए हैं क्योंकि पार्ट 1 में भी इसका सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं। तो सेकेंड पार्ट भी आप लोगों का जो नागपुरी है, इंट्रोडक्टरी नागपुरी यानी कि परिचयात्मक नागपुरी, उसका वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो 1 मार्क्स वाला है, 30 तो बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 में से आप लोगों का 5 यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबको देख लेते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के विकास का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। तो नागपुरी भाषा छोटा नागपुर के जो क्षेत्र में है वहाँ पर विकास हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नागपुरी भाषा के विकास में किन सामाजिक समूहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो सदान थे, सदान एवं जनजातियों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था नागपुरी भाषा के विकास में, ठीक है। और यहाँ पर जान जाइए कि जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा को सदानों का भाषा भी कहते हैं, यानी कि नागपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है, सदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति के अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है। तो देखिए नागपुरी भाषा की उत्पत्ति में इतिहास से नागपुरी भाषा के उद्भव और विकास की जानकारी मिलती है, यानी कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उससे हमको क्या जानकारी मिलता है कि जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से इसका उत्पत्ति हुआ है, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो इतिहास से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नागपुरी भाषा को संपर्क भाषा कहने का क्या अर्थ है। तो नागपुरी भाषा को संपर्क भाषा कहने का क्या अर्थ है कि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी बातचीत के लिए प्रयुक्त भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय हैं, उनके बीच जो आपसी बातचीत होता है, बातचीत के लिए जो प्रयोग भाषा करते हैं उसी को संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे समुदाय लोग क्या बोलते हैं, अधिकांश समुदाय पर नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो आपसी समुदाय हैं उसमें बात करने का, बातचीत करने का जो माध्यम होता है उसी को संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझते चलना है, यहाँ पर आटा नहीं लगाना है, समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागपुरी भाषा किन भाषाओं के संपर्क से प्रभावित हुआ है। यानी जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा आज के समय में कैसे प्रभावित हो रहा है। तो पहला जो कारण है वो हिंदी भाषा ज़्यादा आजकल अधिक लोग बोलने लग रहे हैं। बिहार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, बंगाल में बंगाली भाषा का, उड़ीसा में उड़िया भाषा का, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है। इस कारण से नागपुरी भाषा का यहाँ पर अस्तित्व देखने को खत्म होने, जो नागपुरी भाषा का अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सदानी शब्द का संबंध किस भाषाई समुदाय से है। यानी जो सदानी शब्द है वो किस भाषाई समुदाय से है। तो जो सदानी शब्द है वो छोटा नागपुर, जो हमारे झारखंड में है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, उसमें रहने वाले गैर जनजातीय भाषाई समुदाय से है, ठीक है। जो सदानी शब्द है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहने वाला जो गैर जनजातीय है उस सभी का भाषा से संबंध है सदानी शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागपुरी भाषा का प्रयोग किन किन सामाजिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो नागपुरी भाषा का कहाँ पर, घर में, समाज में, बाजार में, शिक्षा में, साहित्य और संस्कृति कार्यक्रमों में। यानी कि हम लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग है तो इतना हर जगह मतलब करते हैं, घर में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं, बाजार में भी हम लोग कर लेते हैं, और शिक्षा में कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं तो शिक्षा में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के अध्ययन में भौगोलिक विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जो नागपुरी भाषा है उसका अध्ययन में जो भौगोलिक विस्तार है वो क्यों जरूरी है। तो देखिए इसमें भाषा के प्रसार और बोलने वाले लोगों के क्षेत्र की जानकारी मिलती है। यानी कि जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा को
किस स्थान पर यानी कि कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, वही हमको बताता है भौगोलिक विस्तार। ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है क्षेत्र की जानकारी हमको देता है कि मान लीजिए यहाँ पर छोटा नागपुर पर यहाँ पर जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे छोटा नागपुर बताया तो क्षेत्र की जानकारी हमको मिलती है कि इस स्थान पर नागपुरी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा किन पड़ोसी राज्यों में भी बोली जाती है, यानी कि जो नागपुरी भाषा है वो हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन है जहाँ पर बोली जाती है। तो बिहार में भी कहीं कहीं बोली जाती है, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, असम, ये सभी स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जो मात्रा में है वो नागपुरी भाषा को प्रयोग करते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो झारखंड के अलावा ये बिहार में भी, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के विस्तार में प्रवास का क्या योगदान है। तो प्रवास का मतलब है कि लोगों का क्या होना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। ठीक है, जैसे लोग मान लीजिए यहाँ पर रहते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ पर जो नागपुरी भाषा था, भाषा भी साथ में गया। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर नागपुरी बोलते हैं तो कहीं अलग जाएंगे तो वहाँ भी आप लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं, मान लीजिए झारखंड में बोल रहे हैं, तो आप लोगों का जो मातृभाषा है वो नागपुरी है। आप लोग मान लीजिए बिहार चल गए तो बिहार में भी आप लोग अपने ही शब्दों में बात कीजिएगा, अपने दो दोस्त बात कीजिएगा जब भी, तो नागपुरी भाषा में बात कीजिएगा। तो ऐसे हुआ जैसे कि आप लोग बात करते हैं तो दूसरे दूसरे लोग सुनते हैं, तो सुनकर भी उन लोग भी नागपुरी भाषा बोलने का प्रयास करते हैं और सीख भी जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये कह रहा है नागपुरी भाषा का विस्तार कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है। तो आम जनता हो गया और जो लोक समाज द्वारा ये लोक साहित्य का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकगीत किस साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है। तो जो लोकगीत है वो लोक साहित्यिक की परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोक कथा किस प्रकार का साहित्य का उदाहरण है। तो जो लोक कथा है वो मौखिक यानी कि ओरल सिस्टम से यहाँ पर आगे लोक कथा बढ़ता है। ओरल मतलब किससे बोलते हैं, मौखिक किससे बोलते हैं। तो मान लीजिए आप लोग अपने पूर्वजों से सुने होंगे और आप अपने आने वाले पीढ़ी को बताएंगे, उसी को बोलते हैं मौखिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, नागपुरी लोक साहित्य का संरक्षण किस माध्यम से होता रहा है। तो मौखिक परंपरा के माध्यम से। मान लीजिए आप अपने पूर्वजों से ही तो सुन कर सीखे हैं ना कि नागपुरी भाषा कैसे बोलते हैं, तो इसी प्रकार से संरक्षण होता जा रहा है और आने वाले जो आप लोगों का जनरेशन है वो भी सीखेंगे कि नागपुरी भाषा कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर नागपुरी जो भाषा है वो संरक्षित होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक परंपरा का नागपुरी साहित्य में क्या महत्व है। तो इसके द्वारा लोकगीत, लोक कथाएँ और लोक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहती है। यानी कि जो मौखिक परंपरा है, तो मौखिक परंपरा के द्वारा जो लोकगीत हो गया, लोक कथाएँ हो गया, लोक ज्ञान हो गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिष्ट साहित्य किस प्रकार के साहित्य को कहा जाता है। तो जो शिष्ट साहित्य है वो लिखित और व्यवस्थित रूप से रचे गए साहित्य को शिष्ट साहित्य कहते हैं। मान लीजिए कोई भी लिखित यहाँ पर जो साहित्य है, लिखित साहित्य, और उसको व्यवस्थित रूप से अरेंज किया गया है, उसी को बोलते हैं शिष्ट साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी शिष्ट साहित्य के विकास में लेखन का क्या योगदान है। तो लेखन ने नागपुरी साहित्य को सुरक्षित रखने और विकसित करने में सहायता की। यानी कि जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा को अब क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हर एक जगह पर लिख कर सुरक्षित रखते हैं। जैसे कहीं कहीं जो कॉलेज है, कॉलेज में भी पढ़ाई यहाँ पर दे दिया है। इससे क्या हो रहा है कि आप लोग अपने जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा को सीख रहे हैं और सुरक्षित रख रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है। तो जो लोक साहित्य है वो मौखिक परंपरा पर और शिष्ट साहित्य लिखित परंपरा पर आधारित होती है। यानी कि जो लोक साहित्य होता है उसको हम लोग बोलकर संरक्षित करते हैं और जो शिष्ट होता है, शिष्ट में हम लोग लिख कर यहाँ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी साहित्य में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है। तो नागपुरी साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य और लोक परंपराओं के माध्यम से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा और साहित्य का अध्ययन झारखंड के संस्कृति को समझने में क्यों उपयोगी है। तो इससे झारखंड के लोगों की भाषा, परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली को समझने में सहायता करती है। ठीक है, जो झारखंड की भाषा है, परंपरा है, संस्कृति है, उस सभी को समझने में सहायता करती है नागपुरी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का प्रयोग किस प्रकार की भाषा के रूप में होती है। तो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। अभी हम लोगों ने देखा संपर्क भाषा किसे कहते हैं। तो जब दो समुदाय के लोग बातचीत करते हैं आपस में तो उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ है। तो झारखंड में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य का प्रमुख आधार क्या है? तो मौखिक परंपरा है। लोक साहित्य क्या परंपरा है? मौखिक परंपरा है। और शिष्ट साहित्य का तो लिखित परंपरा है। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य का सबसे प्रमुख रूप कौन सा है? तो लोकगीत जो है वो नागपुरी लोक साहित्य का सबसे प्रमुख रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नागपुरी लोक साहित्य में कौन कौन से रूप पाए जाते हैं? तो लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक गाथा और लोक कहावतें आदि सभी जो है वो लोक साहित्य के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोक साहित्य किसके जीवन और अनुभवों का व्यक्त करता है? तो जो लोक साहित्य है वो आम जनता के जीवन और अनुभवों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी लोक साहित्य किस माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है? तो मौखिक परंपरा के माध्यम से। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिष्ट साहित्य किस आधार पर रचा जाता है? तो जो शिष्ट साहित्य है वो लिखित और व्यवस्थित रूप में रचा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी साहित्य के दो प्रमुख रूप कौन से हैं? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि नागपुरी भाषा और साहित्य किस क्षेत्र की संस्कृति को समझने में विशेष रूप से सहायक है? तो झारखंड की संस्कृति को, जो नागपुरी भाषा है और साहित्य है वो झारखंड के जो झारखंड की संस्कृति है उसको समझने में मदद करती है। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, VVI है। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 10 ठो और 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 15 ठो क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन जो क्वेश्चन है वो काफ़ी VVI है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के विकास में ऐतिहासिक परिस्थितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि इसका आंसर जो है वो मैं नहीं बनाया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका जो आंसर है आंसर भी मैं अपलोड कर दूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका जो आंसर है इसका आंसर भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यदि एक भी बच्चा का कमेंट आता है कि इसका आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 15 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, और इसका जो PDF है PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को 1 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए इसका जो देखते हैं कि कौन कौन जो क्वेश्चन है वो काफ़ी VVI है। तो 1 अंक वाले सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको पहला हो गया और जो चौथा हो गया, 5वां हो गया, 7वां, 8वां और 10वां जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी VVI है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले उसको एक बार देख लीजिएगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1, 4, 5, 7, 8 और 10। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक भाई यहाँ कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि भैया ऐसा क्वेश्चन मतलब सिलेबस के अनुसार बना दीजिए कि जो मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आएगा वो एक भी नहीं छूटे। ठीक है, तो इसी कारण से मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लाया हूँ, ये 5 मार्क्स वाले, और 15 क्वेश्चन ले लाया हूँ 15 मार्क्स वाले। ठीक है, यदि आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को कहा यहाँ पर एक भी मार्क्स नहीं, जो क्वेश्चन है वो अलग नहीं आएगा। ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चन तो वो आता ही आता है अपवाद में, तो उसका लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो इतना पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है 1 है, 3, 5, 8, 10, 11 और 13, 15 ये सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले कोशिश करना है कि एक खड़ा पन्ना है तो खड़ा पन्ना में एक साइड इधर और कम से कम यहाँ पर आधा भरवाने का कोशिश करना है, तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, अन्यथा 1 या 2 नंबर मिलेगा, आप लोग कितना भी अच्छा लिखते हैं। कोशिश करना है कि खड़ा पन्ना है जो है उसको भरवाने का और यहाँ पर आधा कम से कम करने का। और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है, तो खड़ा पन्ना, 2 खड़ा पन्ना भरवाना है और तीसरे खड़ा पन्ना का कम से कम एक साइड और आधा साइड लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, यानी कि 5.5 पेज आप लोग उतना लिख लीजिएगा तो आप लोगों को 12-13 नंबर मिल जाएगा यदि आप अच्छे लिखते हैं। और एग्जाम लिखने का फॉर्मेट कैसा है, तो सबसे पहले परिचय दीजिएगा, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का परिचय दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसका परिचय दीजिएगा। फिर इसका जो मेन बॉडी है, जो मुखिया है, क्या महत्वपूर्ण, क्या वहाँ पर महत्व है, ठीक है, वो सभी यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो मेन बॉडी है उसको लिखिएगा, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही सब क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मेट आप लोगों को अपनाना है। ठीक
ठीक है। बाकी PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप लोग चाहते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना, ठीक है, कोई भी हो, चाहे आप लोगों का MDC हो, भैक हो, AEC हो, जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों का हो, या इसके अलावा किसी को अलग जो माइनर है जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, कोई भी माइनर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।